एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आप लोगों का न्यू मॉडल एक्टिविटी टास्क है जुलाई 2021 का। सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी भूगोल क्लास 10 का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ठीक है, क्वेश्चन है क्षरण की प्रक्रिया द्वारा निर्मित भू आकृति है। ठीक है, 4 ऑप्शन है। पहला नंबर बाट का मैदान, दूसरा मृदु कटक अथवा स्केर, तीसरा संकड़ी घाटी अथवा नदकनंदरा, चौथा प्राकृतिक तटबंध। इसका आंसर होगा सी, संकड़ी घाटी अथवा नदकनंदरा। ठीक है, आगे 2 नंबर हिमनद और पर्वत की दीवार के बीच बनने वाली संकड़ी खाई है। ठीक है, पहला ऑप्शन है फोर्डो अथवा पतली खाड़ी, दूसरा ऑप्शन है वर्ग श्रृण अथवा हिमदर, तीसरा ऑप्शन है कोड़ी और चौथा ऑप्शन है तीक्ष्ण कटक अथवा अरेत। इसका सही आंसर होगा बी, वर्ग श्रृण अथवा हिमदर। ठीक है, आगे 1.3 का सही जोड़ी चुनिए। ठीक है, पहला है लद्दाख राज्य, दूसरा है पौंडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह राज्य, चौथा ऑप्शन है हरियाणा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बी, पौंडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 नंबर रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों में कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है गाद और बालू के कण डैश हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर विक्षेपित हो जाते हैं। तो इसका आंसर होगा परिवहन। ठीक है, आगे दूसरा डैश घाटी और पीर पंचार पर्वत श्रेणी और ग्रेटर हिमालय पर्वत श्रेणी से घिरा है। तो इसका आंसर होगा कश्मीर घाटी। ओके, तीसरा भारत की सर्दी डैश मानसूनी हवा के कारण शुष्क रहती है। आंसर होगा उत्तर पूर्व। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है तलहटी में जलोढ़ पंख क्यों बनता है। इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से। नदी के निक्षेपण क्रिया द्वारा बनने वाली अस्थल कृतियों में से एक जलोढ़ शंकु या जलोढ़ पंख है। यह तलहटी के पास निर्मित होता है। आगे नदी जब मैदानी भाग में पहुंचती है तो ढाल में कमी आ जाती है। नदी पर्वतीय भाग में त्रिकोणाकार या पंखाकार का जमाव फैलाकर बिछाती है। छोटी नदियां एवं नाले शंकु की आकृति के तेज ढाल वाले त्रिकोणाकार जमाव करते हैं। इन्हें जलोढ़ शंकु कहते हैं। ठीक है, आगे दूसरी ओर बड़ी नदियां पर्वतीय भाग में कंकड़ पत्थर व मोटे कण वाले जमाव पंखाकार स्वरूप में इकट्ठा करते हैं। घाटी की भीतरी भाग में मोटे कण जमा होते हैं। बजरी बालू एवं मिट्टी के जमाव बाहर की ओर फैले हुए पंख की तरह बड़े त्रिकोण के रूप में होते हैं। इन्हें ही जलोढ़ पंख कहते हैं। इस तरह हम लोग देखते हैं कि मैदानी भाग में पहुंचते ही पहाड़ की तलहटी पर ही जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ तक लिखिएगा। और ये ड्राइंग देख रहे हैं आप, इसे जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, ये जलोढ़ शंकु का ड्राइंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.2 सीढ़ीदार खेती, पट्टी कृषि और समोच्च जुताई द्वारा मिट्टी के कटाव को कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से लिखिएगा वेदिकानुमा कृषि यानी सीढ़ीदार खेती। ओके, पहाड़ी ढालों पर सीढ़ी बनाकर जल की धारा को दूसरी तरफ मोड़ दिया जाता है जिससे मिट्टी को सुरक्षा मिलती है। ढलानों पर मिट्टी की मेड़ भी बनाई जा सकती है और इस तरह उस स्थान पर वेदिकानुमा कृषि की जाती है। ओके, आगे सीढ़ीदार में
मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पहाड़ियों की ढलानों के चारों ओर चौड़ी सिरियाँ काट दी जाती है। समोच्च जुताई ढलान के प्राकृतिक आकार को बदलने बिना उसका अनुसरण करती है। टेरेस फार्मिंग ढलान के आकार को बदलकर समतल क्षेत्रों का निर्माण करती है जो पानी के लिए एक जल ग्रहण क्षेत्र प्रदान करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कंटूर कृषि। समोच्च जुताई ऊंचाई समोच्च रेखाएं खींचकर प्राकृतिक ढलान पर खेत को समकोण पर जोतना मिट्टी में समोच्च जुताई कहलाता है। मिट्टी के कटाव को रोकता है और कम करता है। कंटूर बर्डिंग या कंटूर खेती या कंटूर जुताई इसकी ऊंचाई समोच्च रेखाओं के बाद एक ढलान पर जुताई और रोपण की खेती का अभ्यास है। ये समोच्च रेखाएं एक जल विराम का निर्माण करती है जो भारी वर्षा के समय में दरारों और नालियों के निर्माण को कम करती है, जिससे पानी को मिट्टी में बसने के लिए अधिक समय मिलता है। समोच्च जुताई में हल द्वारा बनाई गई रट ढलानों के समांतर चलने के बजाय लंबवत चलती है। आमतौर पर उस वक्र को जमीन के चारों ओर और समतल होती है। ठीक है, अगला पॉइंट, स्ट्रिप कॉर्पिंग। स्ट्रिप कॉर्पिंग अंतर्गत पौधों को कतार में रोपा जाता है जिससे वह जल बहाव को रोकते हैं और स्ट्रिप फार्मिंग का कार्य किया जाता है। स्ट्रिप कॉर्पिंग खेती की एक विधि है जिसमें एक खेत को लंबी सकड़ी पट्टियों में विभाजित किया जाता है जो एक फसल रोटेशन प्रणाली में वैकल्पिक होते हैं। इसका उपयोग कब किया जाता है? जब ढलान बहुत अधिक खड़ी होती है या जब मिट्टी के कटाव को रोकने का कोई वैकल्पिक तरीका नहीं होता। यहाँ तक लिखिएगा इसका आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर, हिमनदों के निपेचन कार्य द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के हिमोडों का रेखाचित्र सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेगा यहाँ से। पहले हेडिंग दीजिएगा हिमोड। हिमोड क्या है? ठीक है, हिमोड के बारे में जान लें। जैसे जैसे हिमानी घाटी में बहती हुई नीचे पहुँचती है उस पर आसपास के चट्टानों के खंड इतने अधिक जमा हो जाते हैं कि कहीं कहीं हिम का धरातल भी दिखाई नहीं देता है। सैल खंड हिमानी के दोनों किनारे पे अधिक गिरते हैं क्योंकि ये भाग ही सैलों यानी चट्टानों से रगड़ के चलते हैं। इनमें बड़े और छोटे सभी प्रकार के कंकर पत्थर होते हैं। इस प्रकार की हिमानी पर स्थित रोड़े या कंकर के ढेरों को मोरेन यानी कि हिमोट कहा जाता है। अर्थात हिमानी या हिम नदी द्वारा दिए गए या निक्षेपित पदार्थों को हिमोट कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हिमोट के प्रकार। ठीक है, पहला है पार्श्विक हिमोट। हिमनद के मार्ग के दोनों ओर से पहाड़ों की शिला टूट टूट कर हिमनद के दोनों किनारों पर जमा होकर पंक्तिबद्ध रूप में बहती जाती है जिन्हें पार्श्विक हिमोट कहा जाता है। ठीक है, जैसे अलास्का प्रदेश के हिमनद में ऐसे ही मोरेन पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दूसरा नंबर, मध्यवर्ती हिमोट। दो या दो से अधिक हिमनदों का किसी स्थान पर मिलना होने पर उनके पार्श्विक हिमोट की एक एक पंक्ति को मिलकर जिस प्रकार के हिमोट का निर्माण करती है उसे मध्यवर्ती हिमोट कहते हैं। ठीक है, ये ड्राइंग देख रहे हैं आप। ठीक है, भिन्न प्रकार के हिमोट, 4 हिमोट के बारे में आप लोग अभी जानेंगे, उसी का ड्राइंग दिया है। पार्श्विक, मध्यवर्ती, तलवर्ती और अंतिम। ठीक है, ये ड्राइंग जरूर बनाइएगा अवश्य, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन में भूला गया है इसका ड्राइंग बनाने के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है
अंतिम हिमोड, ठीक है। जब हिम नदी हिम रेखा पर ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां गर्मी के कारण बर्फ पिघल जाती है और वर्ष के साथ आए हुए मलबे वहीं जमा हो जाते हैं, तब इन्हें अंतिम मोड़ेन यानी कि हिमोड कहा जाता है, ठीक है। आगे, अंतिम हिमोड हिमनद के अग्रभाग में रहते हैं और हिमनद के पिघलने पर निक्षेप के रूप में देखे जा सकते हैं। ओके, आगे ग्राउंड हिमोड, ठीक है। ग्राउंड हिमोड अक्सर घास या अन्य वनस्पतियों से ढकी हुई अजीब आकार की भूमि के रूप में दिखाई देते हैं। उनके पास अन्य मोराइनों की तेज लकीरें नहीं है। एक ग्राउंड हिमोड तलछट से बना होता है जो धीरे धीरे एक हिमनद के नीचे छोटी धाराओं द्वारा या प्राकृतिक परिदृश्य में पहाड़ियों और घाटियों से मिलने वाले हिमनद के परिणाम स्वरूप बनता है। जब कोई हिमनद पिघलता है तो उसके नीचे का ग्राउंड हिमोड खुल जाता है। ग्राउंड हिमोड सबसे आम प्रकार के हिमोड होते हैं और हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखिएगा। तो ये आप लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक्स कर दीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप लोग को इसका PDF फाइल चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।